फरियाल घर की छोटी थी, लेकिन गरीब घर से ताल्लुक रखती थी। कुछ वक्त के बाद फरियाल का शौहर नौकरी के लिए दुबई चला गया। सास ससुर ने फरियाल का फोन छीन लिया। सारा ससुराल फरियाल से मासियों वाला सुलूक करता और सास फरियाल के शौहर को फरियाल की बुराइयां बताती। कुछ दिन के बाद फरियाल के हामला होने का पता चला तो सास ने बेटे से झूठ कहा कि ये बच्चा फरियाल की किसी आशिक का है। शौहर अगले दिन बिना बताए गुस्से से पाकिस्तान वापस आ गया, पर जो ही अपने सगे भाई को फरियाल से लड़के वाले खाते पीते घराने से मालूम होते हैं, वो बावर्ची खाने में दाखिल होने ही लगी थी कि उसे अपनी बड़ी भाभी की आवाज सुनाई दी तो वो वहीं रुक गई। हाँ देखो तू, इस फरियाल की बच्ची का कितना अच्छा रिश्ता आया है। छोटी भाभी ने भी जले दिल के पकोड़े फोड़े। हम तो यहाँ गरीब खानदान में फंस गए, जबकि अपनी बेटी के लिए कैसा अच्छा घराना ढूंढा है। छोटी भाभी के दिल की तलखी उसकी जबान पर मौजूद थी। फरियाल हैरत ज़दा रह गई। उसने तो कभी चाह न की थी कि उसके ससुराल वाले अमीर हों। उसकी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि लड़का नेक और शरीफ हो, और उसकी माँ ने भी हमेशा उसके लिए यही दुआ मांगी। अब अगर उस लड़के का ताल्लुक खाते पीते खानदान से था तो ये तो उसकी खुशनसीबी थी। वो चुपचाप बावर्ची खाने में दाखिल हुई। सुनो, तुम क्या लड़के को पहले से जानती हो? उसकी बड़ी भाभी ने उससे पूछा तो वो चौंक गई और उसने नफी में सर हिला दिया। अच्छा, मुझे लगा शायद कोई मोहब्बत का मामला है, उसकी भाभी शक्की लहजे में बोली। तो फरियाल के दिल को पूछो। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लड़के को और उसके घर वालों को बिल्कुल नहीं जानती। ये रिश्ता अम्मी की सहेली के तवस्सुत से आया है। उसने खामखाही भाभी को वजाहत दी थी कि कहीं वो जाकर भाइयों को फरियाल के बारे में कुछ गलत बातें ही न करते। अच्छा बीबी, चलो बर्तनों का ढेर पड़ा है, धोकर रखो इन्हें, गर्मी बहुत है। मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, उसकी बड़ी भाभी कड़वे लहजे में कहती हुई बावर्ची खाने से बाहर निकली तो छोटी भाभी ने भी अपनी जान छुड़वाते उसके पीछे कदम बढ़ा दी। जबकि फरियाल ठंडी सांस भरते हुए बावर्ची खाने में बिखरी चीजें समेटने लगी। वो घर में सबसे छोटी थी, शक्ल सूरत की अच्छी और लंबे कद काट की मालिक थी। दुबली पतली सी फरियाल देखने वाले को पहली नजर में ही भा जाती, मगर गुर्बत उसकी खूबसूरती को अपनी बदसूरती की आड़ में छुपा लेती। उससे बड़े 3 बहन भाई थे जो सब शादीशुदा थे। सबसे बड़ी बहन और फिर दोनों भाई अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ रहते। फरियाल सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और अपने भाभियों के बच्चे संभालती। बाप की मौत के कुछ सालों बाद उसकी माँ भी इस दुनिया से चल बसी थी। फरियाल अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती, जबकि उसकी भाभियों को तो मुफ्त की नौकरानी मिली थी। वो खुद घर पर राज करती, जबकि फरियाल को सारा दिन काम में उलझाए रखती। उसका बाप अच्छा कमाता था। उसने अपनी कमाई से ही बेटों की शादी धूमधाम से अपने खानदान में की थी, मगर उसकी मौत के बाद उसके निकट्टू बेटे जो बाप की कमाई पर ऐश कर रहे थे, उनको नौकरी ढूंढनी पड़ी। जैसे तैसे करके उन्हें मुलाजमत तो मिल गई, मगर तनख्वाह मामूली थी। छोटे बच्चों के साथ बढ़ती महंगाई में गुजारा करना मुश्किल था। हालात खराब हुए तो खानदान ने भी मुंह मोड़ लिया। वैसे भी अक्सर रिश्तेदार तो बेटों की शादी पर ही नाराज हो गए थे कि उनके घर की लड़की ना ली गई थी। खानदान में से किसी ने भी फरियाल का रिश्ता ना दिया। अम्मा की कोई पुरानी सहेली अपने जानने वालों को फरियाल को दिखाने के लिए लाई तो उन लोगों को फरियाल पसंद आ गई। घराना अच्छा था, लोग भी खानदानी और शरीफ थे। भाइयों ने ज्यादा छानबीन करना मुनासिब न समझी और बस बहन को रुखसत करने की ठानी। भाभियों को बस चलता तो वो तो नंद को रुखसत ही न होने देती। आखिर घर के सारे काम के साथ उनके बच्चों की काफी हद तक जिम्मेदारी फरियाल ने ही संभाल रखी थी, पर अपने शौहरों के फैसले के सामने उन्होंने खामोशी में ही आफियत जानी। नंद का बोझ सर से टलेगा तो वो दोनों कम से कम अपने अपने पोर्शन अलग करके रह लेंगी। भाभियां बेहद हसद और जलन में मुब्तला थी कि कहीं फरियाल इतने अच्छे घराने में ब्याह कर जा रही थी तो उसकी आने वाली जिंदगी में ऐश ही ऐश लिख दिए गए थे। वो चेहरा बिगाड़े शादियों की तैयारियों में मसरूफ थी। भाइयों से जो बन पड़ा उन्होंने किया। बहन की शादी के लिए कुछ कर्जा उठाया और उसको घर से रुखसत कर दिया। फरियाल आंखों में ढेरों सपने लिए अपने ससुराल आ बसी। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा उसका एक जेठ और एक छोटा देवर मौजूद था। फरियाल फिलहाल घर की इकलौती बहू थी। उसे नहीं मालूम था कि उसकी जेठानी घर में क्यों मौजूद नहीं थी, मगर कुछ दिनों के बाद उसे घर की मुलाजमा ने बताया कि उसकी जेठानी नाराज होकर अपने मैके चली गई थी, बल्कि उसकी सास ने उसे लड़ झगड़ कर घर से निकाल दिया। फरियाल अपने काम से काम रखती और मुलाजमा की ज्यादा बातें सुनना पसंद न करती। फिर भी मुलाजमा उसके कानों में न जाने क्या क्या बातें डालने की कोशिशों में थी। उसका कहना था कि तुम अपने आप को बचा कर रखना, तुम्हारी सास एक खतरनाक औरत है। फरियाल को तो ऐसा कुछ न लगा था। उसकी सास उसका ख्याल करती थी, जबकि उसके शौहर का सुलूक भी उसके साथ अच्छा था। ससुर अपने काम से काम रखते और अपनी किताबों के मुताले में गुम रहते। उसका छोटा देवर अभी पढ़ रहा था, जबकि जेठ नौकरी पर चला जाता तो रात को ही घर लौटता। सास ने सारे घर का काम फरियाल पर डाल दिया था। घर में सिर्फ सफाई करने के लिए मुलाजमा आती। उसका शौहर शादी के 3 महीने बाद ही बैरून मुल्क नौकरी के लिए चला गया। शौहर के जाने के बाद फरियाल को सही मायनों में ससुराल के माहौल का एहसास हुआ। शौहर के सामने तो उसकी सास उसका ख्याल रखती,
मगर अब उसने सफाई वाली मुलाजमों को भी नौकरी से निकाल दिया और सफाई का काम भी फरियाल पर डाल दिया था। फरियाल को तो वैसे भी काम करने की आदत थी। वो घर में भाभियों और उनके बच्चों को संभाला करती, मगर यहाँ पर काम करने पर उसकी सास 100 तरह के नुक्स निकालती और उसको बातें सुनाती। फरियाल ने तो चुप साध ली थी। वो क्या करती, सास के सामने जवाब न दे सकती थी, और वैसे भी उसकी सास तेज तर्रार औरत थी। फरियाल अगर अपने दिफा में कुछ कहती भी तो वो आगे से मजीद 100 बातें और 100 नुक्स निकाल लेती कि फरियाल को कोई जवाब न बन पड़ता। उसकी सास ने उस पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया। वो फरियाल को खाना भी न खाने देती और अपनी मर्जी से सालन उसकी प्लेट में निकाल कर देती, जो इस कदर कम होता कि उसका पेट भी न भर पाता। अल्लाह जाने उसकी सास को उससे क्या गिले शिकवे थे। उसने तो फरियाल का फोन तक छीन लिया था ताकि वो अपने शौहर से बात न कर सके। जब से उसका शौहर बैरून मुल्क गया था, फरियाल की एक मर्तबा भी अपने शौहर से बात न हो पाई। अलबत्ता उसके शौहर का फोन उसकी माँ के पास जरूर आया करता, मगर वो अपनी माँ से बात करना पसंद न करता और माँ की बात सुनकर फौरन ही फोन बंद कर देता। फरियाल ने कई बार अपनी सास को अपने शौहर से उसकी बुराइयां करते सुना था। वो हैरान थी कि ये सब तो उसने किया भी न था जो उसकी सास ने बढ़ा चढ़ाकर उसके शौहर को बयान किया था। वो अपनी सफाई में बहुत कुछ अपने शौहर को कहना चाहती थी, मगर उसे अपने शौहर से बात करने का मौका ही न मिलता था। उसकी सास खुद बातचीत करके खट से फोन बंद कर देती, जबकि फरियाल उसकी शक्ल देखती रह जाती। फरियाल ने 2-3 बार कहा भी कि उसे अपने शौहर से बात करनी है और ढीठ बनकर अपनी सास के पास भी बैठी रही, मगर तब भी उसने फरियाल की बात उसके शौहर से न करवाई। सारा ससुराल फरियाल के साथ मासूम वाला सुलूक करता। वो दिन भर कामों में जुटी रहती और रात को ही अपने कमरे का रुख करती। उसकी सास हर बात पर उससे लड़ती और उसके शौहर के भेजे गए सारे पैसे अपने हाथ में ही रख लेती। हालांकि पहले महीने शौहर ने उसके लिए अलहदा पैसे भिजवाए थे, जबकि उसकी सास का कहना था कि जब खाना पीना घर से हो रहा है तो उसको अलहदा पैसों की क्या जरूरत है। फरियाल को तो वैसे भी पैसों से कोई गर्ज न थी। उसे तो उस रवैये से तकलीफ थी जो उसकी सास उससे अपनाए हुई थी। घर में कोई भी उसकी तरफदारी न करता, बल्कि उसका ससुर उसको सास का कहना मानने की तलकीन करता। वो हैरान होती कि ऐसी कौन सी बात थी जो वो अपनी सास की ना मानती थी। वो तो सांस भी अपनी सास की मर्जी के बगैर नहीं लेती थी, फिर भी उसकी सास खुश होने में ही ना आ रही थी। वो बावर्ची खाने में कामों में मशगूल थी। आज उसकी सास ने न जाने किसकी दावत रखी थी। शाम के खाने पर उसे सब मेहमानों का खाना अकेले पकाना था। वो 2 दिन से अपनी सास की हिदायत के मुताबिक सफाइयों में लगी हुई थी, जबकि आज सुबह से ही खाने की तैयारी कर रही थी। उसकी सास ने उसे कई तरह के खाने तैयार करने का हुक्म दे रखा था। उसकी तबीयत कल से ही खराब थी, मगर वो अपनी परवाह ना करते हुए कामों में लगी रही। वो नहीं चाहती थी कि उसकी सास ये कहे कि वो कामों की वजह से बीमारी का ड्रामा कर रही है। उसने सारा इंतजाम अच्छे से संभाला था। मेहमान खुश होकर गए, मगर उसकी सास ना खुश हो सकी। मेहमानों के जाते ही वो फरियाल की शक्ल सूरत पर तंज करने लगी। उसका कहना था कि फरियाल ने जानबूझकर बीमारों जैसी शक्ल बना रखी है ताकि मेहमान समझ जाएं कि फरियाल खुश नहीं है और उसकी सास उस पर जुल्म सितम करती है। फरियाल अपने कानों को लपेटकर कामों में लगी रही। वो जानती थी कि वो कोई ड्रामा नहीं कर रही। उसकी तबीयत वाकई खराब थी। उसने तमाम काम जिस तरह से निपटाए वो ही जानती थी। वो जल्दी जल्दी बावर्ची खाने को समेटने में लगी हुई थी ताकि जल्द अज जल्द अपने कमरे में जाकर आराम कर सके। जो ही वो बर्तन धोकर पलटी, उसे इस जोर का चक्कर आया कि वो अपने आप को संभाल ही न सकी और कुर्सी को पकड़ते हुए नीचे जमीन पर जा पड़ी। कुर्सी के गिरने की आवाज सुनकर उसका जेठ दौड़ा आया था। उसने जल्दी से अपनी माँ को आवाज दी तो सास ने आकर फरियाल को उठाया। फरियाल को ख्याल आया कि उसने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं था और कामों में लगी रही थी। तभी उसको इतनी कमजोरी हो गई। उसकी सास फरियाल को डॉक्टर के पास ले जाने के हक में ना थी कि ये सब उसके ड्रामे हैं। ओ बीबी, हमने तो बच्चे भी पाले और भरे ससुराल में काम भी किए, मगर हम तो कभी बेहोश ना हुए। तुम्हें आराम करने की चाह है ना, जाओ जाकर आराम करो। वो बेजारी से बोली तो फरियाल उसका चेहरा देखकर रह गई। तो वह मुश्किल उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी, मगर जेठ ने सास को कहा कि इसको डॉक्टर को दिखा दे, इसकी तबीयत वाकई खराब है। फरियाल की सास ने चौंक कर अपने बड़े बेटे की तरफ देखा था जो अपनी छोटी भाभी की तरफदारी कर बैठा था। वो अपनी बीवी की भी यूं तरफदारी करता था, तभी तो उसको अपनी बड़ी बहू का नामो निशान भी इस घर से मिटाना पड़ा था। वो चारों नाचार फरियाल को डॉक्टर के पास ले ही गई थी और डॉक्टर ने जो खबर फरियाल को सुनाई थी उसे सुनकर तो सास की रातों की नींदें ही उड़ गई थी। फरियाल खुशकुन ख्यालों में खोई हुई थी। यह खबर उसके लिए ताजा हवा का झोंका साबित हुई थी। वो जो हर वक्त अपनी सास की चली कड़वी बातें सुनकर दिल बुरा करती रहती थी, आज वो अपनी सास की बातों के बारे में नहीं सोच रही थी। उसे पूरा यकीन था कि यह खबर सुनकर उसका शौहर भी जरूर वापस आएगा। उसके शौहर को गए हुए 5 माह हो गए थे, जबकि ये उसका चौथा माह था। उसे मालूम ही ना हुआ कि वो 4 माह से हमला थी। घर के कामों में मसरूफ होकर उसने अपना बिल्कुल ख्याल न रखा था। डॉक्टर ने उसे दवाइयों के साथ ढेरों हिदायत की थी कि उसे अपना बहुत सा ख्याल रखना है।
वो बावर्ची खाने के मामूल के कामों में मसरूफ थी। तभी दरवाजे पर आहट महसूस हुई तो उसने पलट कर देखा। दरवाजे पर खड़े अपने जेठ को देखकर वो चौंक गई। आपको कोई काम था? उसे लगा शायद उसका जेठ बावर्ची खाने में कोई चीज देने के लिए आया था। नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? अब बेहतर हो, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया तो वो कुर्सी घसीट कर वहीं बैठ गया। मुझे दरअसल तुमसे जरूरी बात करनी है, मुझे जगते हुए बोला तो फरियाल का दिल धड़क उठा। वो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी। न जाने अब क्या बात थी। जी कहें। उसने अपना काम रोक दिया और जेठ की जाने पर तवज्जो हुई। अम्मा ने मेरी बीवी के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। मैंने भी अम्मा का साथ दिया क्योंकि मैं नहीं जानता था कि अम्मा उसके साथ इतना बुरा सलूक करती है और मुझसे झूठ बोलती है कि वो अम्मा के साथ गलत रवैया इख्तियार किए हुए है। लिहाजा अम्मा के कहने में आकर मैंने उसे घर से निकाल दिया तो वो मेरा बच्चा भी अपने साथ लेकर चली गई। मुझे अपना बच्चा बहुत याद आता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मनाने में मेरी मदद करो। मैं 2-3 बार उसके घर मनाने गया मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है और ना ही मेरे साथ आने को तैयार है। अगर मैं तुम्हें उसके घर ले चलूं तो तुम एक बार जाकर उससे बात करके देखो। मेरी बहन और माँ दोनों ही नहीं चाहती कि मैं उसे दोबारा इस घर में लाऊं, जबकि मैं अपने बच्चे की खातिर उसे बसाना चाहता हूँ। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। मैं आपका साथ देने की जरूर कोशिश करूंगी। वो जैसे ही बोली उसने सास को दरवाजे पर खड़े पाया। वो उन दोनों को घूर रही थी। फरियाल का दिल डर कर रह गया। उसके जेठ ने भी उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो अपनी माँ को खड़े देखकर उठकर चुपचाप चला गया। सास फौरन ही अंदर दाखिल हुई। तुम मेरे बेटे से क्या बात कर रही थी? उसने गरजदार आवाज में पूछा। कुछ नहीं, वो बस मेरी तबीयत पूछ रहे थे। उसे याद था कि जेठ ने अभी अम्मा को कुछ भी बताने से मना किया था। अच्छा, इतनी देर लगाकर? और कुर्सी पर पास बिठाकर वो तुम्हारी तबीयत पूछ रहा था? वो सास का चुपता हुआ लहजा और जबान बखूबी समझती थी, पर जब उसने कोई गुनाह नहीं किया था तो वो क्यों डरती? उसने अपनी सास की बात का कोई जवाब न दिया और चुपचाप अपने बाकी काम निपटाने खड़ी हो गई। ये मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने चली है। इसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। फरियाल की सास के दिल में तो पहले ही उसके खिलाफ बोझ भरा था। छप गया। अपने बड़े बेटे के साथ उसे बातें करता देखकर वो तो जलकर कोयला हो गई। उसे इस बात का डर था कि कहीं बेटों को उसके सुलूक के बारे में मालूम ना हो जाए जो वो बहुओं से करती है। अपने बेटे को उसकी बीवी के खिलाफ करके ही उसने घर से निकलवाया था, क्योंकि उसके बेटे का झुकाव अपनी बीवी की तरफ होता जा रहा था और वो भला अपने बेटे को हाथ से कैसे जाने देती। फरियाल के शौहर का फोन आया तो वो भी फौरन जाकर सास के पास बैठ गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। वो नहीं जानती थी कि अपने शौहर को यह खबर कैसे सुनाएगी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। बात भी सास के सामने ही करनी पड़ेगी। वो शर्म से चेहरा सुर्ख लिए सोच रही थी। अम्मा, मेरी भी बात करवाए ना, उसने कोई तीसरी मर्तबा कहा तो सास ने उसे घूर कर देखा। वो हमसायों की भैंस तक के बारे में बात कर चुकी थी, मगर उसकी बीवी और होने वाले बच्चे के बारे में उसने अभी तक कोई बात न की थी। हाँ भाई, तुम्हारी बीवी ने भी गुल खिला दिया है। सास उसे वहां से उठता ना देखकर मजबूरन बोली थी, मगर ना वो फिलहाल उसका अपने बेटे को उसके बच्चे के बारे में बताने का कोई इरादा न था। तुम्हें गए 5 माह तो गुजर गए ना, न जाने किसका बच्चा कोख में उठाए कर रही है। यकीनन इसने यहाँ कई चक्कर चला रखे हैं। वो हैरान परेशान होकर सास की बात सुन रही थी। इतने वाज़ेह इल्जाम पर वो तड़प कर रह गई। ये आप क्या कह रही हैं? क्यों मेरे शौहर का दिल मेरे खिलाफ कर रही हैं? उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो कहाँ रुकने वाली थी। देखो मियाँ, ऐसी बीवियों को तो चोटी पकड़कर बाहर निकाल देते हैं जो मियाँ की गैर मौजूदगी में खुद पर काबू न रख पाए। ये अपने किसी आशिक के साथ सारा सारा दिन गुजरती है। अम्मा, ऐसे न कहें। क्यों मेरे किरदार पर कीचड़ उछाल रही हैं? अब कि उसने रोते हुए आगे बढ़कर अपनी सास के हाथ से फोन दिया और फौरन कान से लगाया। मेरी बात सुने, उसने अपने शौहर को पुकारा, मगर दूसरी तरफ से फोन कट चुका था। वो बेहद परेशान थी। सास ने उस पर जो इल्जाम लगाया था वो भी उसके शौहर के सामने। वो बात उसे किसी तौर हजम न होने पा रही थी। वो क्या करती? शौहर को कैसे अपनी सफाई पेश करती? मुसलसल बेचैनी ने उसको घेर रखा था। उसका दिल चाहता था कि उड़कर अपने शौहर के पास जाए और उसे साफ साफ बताए कि उसकी कोख में पलने वाला बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने शौहर का ही था। उसने अपने शौहर के साथ कोई बेवफाई न की थी। वो काम करते हुए सर पकड़कर बावर्ची खाने में ही बैठ गई थी। तभी उसका जेठ उसके पास चला आया। सुनो, तुम मेरे साथ चलो। मैं आज अपनी बीवी तस्नीम से बात करना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे की याद में तड़प रहा हूँ। उसने सर उठाकर जेठ का चेहरा देखा। उसका परेशान हाल चेहरा देखकर वो रह न सकी और उसकी मदद करने को फौरन तैयार हो गई। वो खुद भी काफी परेशानी का शिकार थी। वो जानती थी कि कुछ अरसे में उसके साथ भी वही होने वाला था जो उसके जेठ के साथ हुआ था। अगर आज वो अपने जेठ की मदद करती है तो उसकी सास उसे आड़े हाथों लेगी। यकीनन वो अपनी पहली बहू को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मगर फिर भी वो मदद करने को तैयार थी। उसके पास कोई मदद के लिए आया, वो भी उसके शौहर का सगा भाई, तो उसकी मदद क्यों ना कर पाए। उसने जल्दी जल्दी काम निपटाया और चादर उड़कर जेठ के साथ चलने को तैयार हो गई। तुम अम्मा को बिल्कुल मत बताना,
पहले बात करके देखते हैं क्या होता है, बाद में अम्मा को सारी सूरत हाल बता देंगे। उसके जेठ ने उसे नसीहत की तो उसने इस बात में सर हिला दिया। वो ये बात पहले ही जानती थी कि अभी अम्मा को कानो कान खबर नहीं होने देनी, इसीलिए वो सास को बताए बिना ही अपने जेठ के साथ घर से निकल गई। उसे आने जाने में बमुश्किल 1 घंटा लगा होगा। वो बड़ी उजलत में गई थी और उजलत में ही वापस लौटी थी। वो अपनी जेठानी के पास भी जरा देर न बैठी तो ये देखकर हैरान थी कि उसकी जेठानी भी उसकी तरह कम उम्र थी। वो फरियाल से कुछ साल ही बड़ी होगी। वो अपने मैके में परेशान थी क्योंकि उसका घर उजड़ने के बिल्कुल करीब था, मगर दोबारा उस घर में नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसकी सास ने उसके ऊपर जो इल्जाम लगाए थे वो उसे किसी तौर बर्दाश्त न थे। फरियाल ने अपनी कहानी सुनाकर अपनी जेठानी को मनाने की कोशिश की थी और वो मानती दिखाई भी दे रही थी, जबकि जेठ भी अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने भी अपनी बीवी से माफी मांगी। फरियाल की वजह से ही उन लोगों ने फरियाल के जेठ को अंदर दाखिल होने दिया था, वरना वो तो उसे दरवाजे से ही चलता कर देते। वो अपने बच्चे से लिपट कर रो दिया था। जेठ की बीवी तस्नीम ने अपने शौहर को रोते देखा तो उसका दिल पिघल गया। शौहर का इतना कसूर न था, सारा कसूर तो सास का था। उसने ही उसके शौहर को उसके खिलाफ भड़काया था, मगर उसके शौहर को उसका साथ देना चाहिए था। मामला सुलझता दिखाई दिया तो वो उठ खड़ी हुई। फरियाल जल्दी ही वापस आई। उसको मालूम था कि घर में उसकी सास उसका रास्ता देख रही होगी और अब वो न जाने उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाएगी। वो जो ही अपने घर में दाखिल हुई उसे अपने शौहर का सफरी बैग दिखा दिया। वो हैरान होती हुई आगे बढ़ी। सामने ही बरामदे में अपने शौहर को देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। वो मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ी, मगर उसने उसे हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया। उसके पीछे उसका जेठ दाखिल हुआ। उसका शौहर अपने भाई के साथ बाहर से आते देखकर गुस्से में आ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे सगे भाई के साथ रंगलियां मनाते हुए? वो गुस्से से धारा। तुम अपनी जगह पर साकत रह गई। ये आप क्या कह रहे? वो अपने शौहर के पीछे हाथ बांधे अपनी सास को खड़े देखकर समझ गई थी कि उसकी सास ने यकीनन कोई नया शोशा छोड़ा है और उस पर उसके शौहर के सगे भाई के साथ इल्जाम रख दिया है। उसकी सास को तो वैसे ही मौका चाहिए था उसे उसके शौहर की नजरों से गिराने का। मुझे नहीं मालूम था कि तू अपने किसी आशिक की बजाय मेरे ही सगे भाई का बच्चा अपनी कोख में लिए फिर रही है। बेगैरत, तुझे शर्म न आई? उसका शौहर उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह पर एक खींच कर थप्पड़ मार दिया, जबकि वो इस हमले के लिए तैयार न थी। लिहाजा जमीन में जाके दी। जेठ ने आगे बढ़कर अपने भाई को पकड़कर रोका, वरना वो शायद उसकी मजीद दुर्गत बना था। ये क्या कर रहा है तू? तुझे कुछ एहसास भी है कि तू क्या कर रहा है? तू भी पीछे हट जा। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी ही भाभी के साथ? उसके जेठ ने भी अपना हाथ छोड़ दिया और फरियाल के शौहर को थप्पड़ दे मारा। वो मुंह पर हाथ रख के हैरान नजरों से भाई को तकने लगा। देखा, मैं ना कहती थी ये लड़की हमारे घर में आग लगाएगी। इसने 2 भाइयों को आमने सामने खड़ा कर दिया, आपस में लड़वा दिया। अरे मैं तो कहती हूँ शौहर के बाद उसके भाई पर नजर रखने की जरूरत ही क्या थी? सास क्यों पीछे रहती? उसने मजीद आग लगाने वाला काम किया। फरियाल हैरत से अपनी सास और अपने शौहर के चेहरे को तक रही थी। ये लोग इस कदर घटिया थे, वो सोच भी नहीं सकती थी। वो अपनी सफाई में कहती भी तो क्या कहती, इन मुर्दा दिनों के सामने सफाई देना बेकार था। उसकी जेठानी ने सही किया था जो चुप साध कर बैठ गई थी। इन लोगों के सामने बोलने का भी फायदा ही कहां था? ऐसा कुछ नहीं है, ये इल्जाम लगा रही है मुझ पर। वो हलक की बच्ची थी, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि आपका ही है। उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की मगर बेकार रहा। उसके शौहर ने उसकी कोई बात न सुनी और उसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ ले गया और घर से बाहर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो जाती तो कहां जाती? उसके भाई तो वैसे ही अलग अलग हो गए थे। उन्होंने अब्बा का घर बेच न जाने कहां घर खरीदा था। उसे तो पता भी मालूम न था। उसके भाइयों ने उसे नए घर में एक बार भी न बुलाया था। पर ऐसे में वो किधर का रुख करती? वो गली में खड़ी आंसू बहा रही थी। उसके पांव में चप्पल भी न थी। घर से निकलते हुए चप्पल सहन में कहीं गिर गई थी। तभी दरवाजा खुला तो उसे उम्मीद हुई कि शायद उसके शौहर को एहसास हो गया और उसे वापस लेने आया था, मगर उसका जेठ दरवाजे पर मौजूद था। आप कहां जाओगी? उसने नजरें चुराते हुए पूछा। तो फरियाल की आंखों से मजीद आंसू बहने निकले। मुझे मेरे भाई के घर का पता मालूम नहीं, आप मुझे किसी तरह वहां तक पहुंचा दें, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। तो उसका जेठ उसे लिए अपनी बीवी के मैके में चलाया। आप कुछ ऐसा यहाँ रहो, मैं अलग घर का इंतजाम करता हूँ। मैं तस्लीम को भी अलग घर में लेकर जाऊंगा और आप भी हमारे साथ ही चलना। वो अपने जेठ की शुक्रगुजार थी, मगर उसे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि भला अपनी जेठानी के मैके वो क्यों कर रह पाती। फरियाल ने एक खूबसूरत सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया था। शादी के बाद ये पहली खुशी थी जो उससे मिली थी। वो अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराती, मगर अपने साथ हुआ जुल्म याद आता तो उसकी मुस्कुराहट से बचा। उसकी बच्ची बिन बाप की पलेगी ये सोचकर ही उसका दिल कट जाता। वो अपने जेठ और जेठानी के साथ रह रही थी। जेठानी उसकी ममनून थी कि फरियाल की वजह से उसका उजड़ा घर दोबारा से बस गया था। जेठ ने नया घर लेने के पहले ही दिन फरियाल के सर पर हाथ रखा था कि आज से तुम मेरे भाई की बीवी नहीं
बल्कि मेरी बहन की हैसियत से इस घर में रहोगी। मेरी सगी बहन ने मेरा घर बसाने में इतना साथ न दिया जितना तुमने दिया। जेठ जिठानी ने फरियाल का बहुत ख्याल रखा, मगर अपने शौहर की बेरों को याद करके वो तड़प जाती। उसने कितना बड़ा इल्जाम लगाकर उसको घर से निकाला था। अब जबकि मैं भी अपने जेठ के घर में रही थी, ऐसे में उसकी शक की तस्दीक हो गई होगी। वो चाहती थी कि उसकी बच्ची बिन बाप के ना पड़े, क्योंकि बाप के मरने के बाद उसने खुद बहुत सी तकलीफें उठाई थी। बाप सर पर सलामत होता तो फरियाल के साथ बुरा सलूक करने की किसी की जुर्रत ना हो पाती। उसने अपने रब से लौ लगा ली। वो हर वक्त रब की इबादत में मसरूफ रहने लगी। उसकी बच्ची 4 माह की हो चुकी थी। वही उसके जीने का आसरा थी। वो सोचती कि बच्ची थोड़ी और बड़ी हो जाए तो कोई नौकरी ढूंढ ले। वो कब तक जेठ के आसरे बैठे रह सकती थी। उनकी अपनी औलाद थी, ऐसे में खर्चा उठाना उनके लिए किस कदर मुश्किल होगा। वो जोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुई कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी जेठानी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और उसे आवाजें देने लगी। न जाने इस वक्त कौन मिलने चला आया था। वो हैरान होती कमरे से बाहर निकली तो सामने खड़े अपने शौहर को देखकर हैरान रह गई। वो फौरन उसके पास आया और उससे माफी मांगने लगा। फरियाल को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे माफ कर दो, अम्मा ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। उन्होंने तुम पर कितना घटिया इल्जाम लगाया। मेरी आंखों पर तो माँ की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी। मुझे नहीं मालूम था कि अम्मा झूठ बोलेगी और जानबूझकर मेरा बसा बसाया घर उजाड़ेगी। उसने भाभी के साथ भी यही किया था, मगर मैं हमेशा भाई और भाभी को भी कसूरवार समझता रहा। कभी भी अपनी माँ के बारे में गलत न सोचा। उनको फालिज का हमला हुआ तो बिस्तर पर पड़ गई। अब उनकी खिदमत करने के लिए कोई मौजूद नहीं। ऐसे में उन्हें याद आया कि फरियाल उनकी किस कदर खिदमत किया करती थी। मैंने तुम पर बहुत घटिया इल्जाम लगाए। माफी के काबिल तो नहीं हूं, फिर भी माफी का तलबकार हूं। अपने रब के लिए मुझे माफ कर दो। फरियाल आंखों में आंसू भरे बेयकीनी से अपने शौहर को देख रही थी। उसे यकीन ही न हो रहा था कि वो सच्ची साबित हुई है और उसकी सास ने खुद ही अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। फरियाल तो रोज अपने शौहर की राह तकती थी, वो उसे कैसे माफ न करती। उसने उसे फौरन ही माफ कर दिया। फरियाल अपनी बच्ची को उठाकर लाई तो बाप ने बच्ची के सर पर हाथ रखा। फरियाल की सारी तलखी और तड़प एक लम्हे में ही दूर हो गई। वो अपने शौहर के साथ घर चली आई थी। सास की खिदमत तो वो पहले ही करती थी, अब तो उसकी सास बदल गई थी, तो वो उसकी खिदमत से क्यों इनकारी होती। आखिर रब ने उसके लिए इतनी आसानियां पैदा की थी तो उसे भी अपने रब की मखलूक का ख्याल रखना था।